आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसका नेचर या इसकी प्रकृति क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, सो पर्सनैलिटी इज नोन बाय द कंडक्ट, बिहेवियर, मोमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स कंसर्निंग द इंडिविजुअल। कि व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, किसी इंडिविजुअल का, उसका कंडक्ट, बिहेवियर, मोमेंट्स, ठीक है, जो भी चीजें उससे जुड़ी हो, चाहे हम उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें या उसकी बात करने के तरीके की बात करते हैं, दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, तो पर्सनैलिटी में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती हैं, तो पर्सनैलिटी इंक्लूड्स अ पर्सन्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। तो इसमें तीन चीज हम देखने को मिलती है कि किसी भी इंसान का, चाहे उसका फिजिकल, उसका शारीरिक पक्ष इसमें आता है, चाहे उसका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। तो हम देखते हैं कि यार एक जो पर्सनैलिटी हम कहते हैं कि यार ये अच्छी पर्सनैलिटी जो दिखने में अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन क्या जो दिखने में अच्छा है वही एक अच्छी पर्सनैलिटी है? नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है कि साइकोलॉजिकल, वो मानसिक रूप से भी वो अच्छा हो, वो दूसरों को समझने वाला हो, जानने वाला हो, नॉलेजेबल हो, इस तरह से हो। प्लस तीसरी चीज अगर ले, इमोशनल एस्पेक्ट, भावात्मक पहलू, तो इमोशनली वीक ना हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन पे उसके बिहेवियर में ज्यादा, उसके इमोशंस में ज्यादा चेंजेस ना आए। मतलब एक तरह का कैसा इमोशंस उसके होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी में तीन चीजें जो आती हैं इसमें इंक्लूड्स क्या है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। जिनकी ये तीनों चीजें स्ट्रांग होती है हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई चीजें लैक करती हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार, एक अच्छे पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो इसमें नहीं है, ये अपने इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं रख पाता। तो क्या ये हम इसको कैसे अच्छी पर्सनैलिटी बोलेंगे? ठीक है, ये मानसिक रूप से, दिमागी रूप से बीमार है, इसको हम कैसे अच्छी पर्सनैलिटी कह सकते हैं? ठीक है, तो पर्सनैलिटी में ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इन्हीं बेस पर हम दूसरों को जज करते हैं। आप खुद से सोच लीजिए कि आप अगर किसी को, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप कहते हो कि नहीं यार ये टीचर, इसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी है, तो उसमें आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती होंगी। It is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others। कि इसमें वो सारे तरीके हैं, ठीक है, शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है, बातचीत करता है कि आप दूसरों से किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, बात करते टाइम आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप अपने छोटों से कैसे बात करते हो, बड़ों से कैसे बात करते हो। तो इसमें सारी चीजें देखी जाती है। अगर किसी इंसान की ये चीजें अच्छी हो, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता हो, नॉलेजेबल हो, अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करता हो, सबकी हेल्प करता हो, तो हम कहेंगे यार ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अपने से छोटे लोगों से ठीक से बात ही नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो हम कहते हैं नहीं यार ये तो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, सो इट इज अ psychosocial phenomenon which analyzes the cognitive features and presentation of individual in the society। तो हम कहते हैं यार कि जो ह्यूमन है एक सोशल बीइंग है, हम एक सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इस सोसाइटी में रहकर हम समाज में जो व्यक्तियों के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें साइको जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, और सामाजिक जो सोसाइटी से रिलेटेड है। सो यह एक मनोसामाजिक घटना है जो समाज में व्यक्ति की संज्ञानात्मक विशेषताओं और प्रस्तुति का विश्लेषण करती है कि आप किस तरह से हैं, आप दिमागी रूप से कैसे हैं, ठीक है, और आप अपने आप को किस तरह से अपने सोसाइटी के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप किस तरह से दूसरों से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में हम इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित करता है जो दिखाई देता है और जो दूसरों को प्रभावित या परेशान करता है। तो इसमें व्यक्ति की, इंसान की, इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज है उसको देखी जाती है। आप किस तरह से दूसरों से बिहेव कर रहे हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो
या दूसरों को परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती है। कोई इंसान जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो हम कहते हैं नहीं ये पर्सनैलिटी अच्छी है। और कोई दूसरों से अच्छे से बिहेव ही नहीं कर रहा, दूसरों को परेशान कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें देखी जाती है। सो पर्सनैलिटी इज नॉट अ फिक्स स्टेट बट अ डायनेमिक टोटलिटी विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू रिलेशन विथ एनवायरमेंट। कि व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये डायनेमिक है, ठीक है। इसमें टाइम के साथ, एनवायरमेंट के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो व्यक्तित्व कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक गतिशील समग्रता है जो पर्यावरण के साथ संबंध के कारण लगातार बदलती रहती है। आप किस सोसाइटी में हो, आप गांव में हो, आप विलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप घर में हो, ठीक है। तो अलग अलग जगह जाओगे तो आपकी जो बात करने का, दूसरों से इंटरेक्ट करने का तरीका बदल जाता है। आप अपनी कंट्री में हो, दूसरी कंट्री में हो, तो डिपेंड करता है। एक टीचर जो है अपने घर में लोगों से, अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करता है, अपने स्टूडेंट से जिस तरह से बात करता है, तो दोनों में भी हमें बातचीत, बोलने के तरीके में भी हमें अंतर मिल जाता है कि आप किस जगह पे हो, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो जो पर्सनैलिटी है ये कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है बल्कि डायनामिक है, गतिशील है, ठीक है। फिर अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, कंसेप्ट को हमें हमें समझ में आ गया। और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, सो द टर्म पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। तो आपको पता है कि इंग्लिश की जो ज्यादातर जो शब्द हैं, वर्ड हैं, लैटिन, ग्रीक, ठीक है, इन्हीं फ्रेंच, इन्हीं से लिए गए हैं। तो इसी तरह से जो इंग्लिश वर्ड पर्सनैलिटी है कहां से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। और इसका मतलब क्या है, पर्सोना जो वर्ड्स है दैट वाज एसोसिएटेड विद ग्रीक थिएटर इन एशियंट टाइम। कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के पर्सोना से हुई है, जो प्राचीन काल में ग्रीक रंगमंच से जुड़ा एक शब्द था। जो ग्रीक जो थिएटर थे प्राचीन टाइम में, एशियंट टाइम में, उससे जुड़ा एक शब्द था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास्क। द मास्क worn by the actors was called persona। कि अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे को पर्सोना कहा जाता था, ठीक है। तो आपको इस चीज समझ में आ गई कि जो पर्सनैलिटी जो वर्ड है पर्सोना से आया है, लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब क्या है, मास्क, मुखौटा। तो इसको भी हम जान लेते हैं। Based on this meaning, personality was defined on the basis of outer dress and appearance। कि इस अर्थ के आधार पे अगर हम देखें कि मुखौटा मतलब जो इंसान ने अलग से डाल रखा है, तो इस अर्थ के आधार पर व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा या दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। अगर उस वर्ड की मीनिंग की हम बात करें, तो इसका क्या मतलब निकलता है, जो बाहर से देखने में अच्छा है, सुंदर है, उसको हम एक अच्छी पर्सनैलिटी मानेंगे। और जो बाहर से दिखने में सुंदर नहीं नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यार ये तो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। तो क्या इस तरह की जो डेफिनेशन है उसको हम सही कहेंगे? बिल्कुल सही नहीं कहेंगे। तो इसीलिए काफी सारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस तरह की जो डेफिनेशन थी उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और धीरे धीरे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पर्सनैलिटी को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। तो ऐसे में लगभग जब 49 के आसपास साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने पर्सनैलिटी वर्ड्स को अपने अपने तरह से उसको डिफाइन किया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ऑलपोर्ट, ठीक है। ऑलपोर्ट ने क्या किया, ऑलपोर्ट ने उनसे पहले के जो 49 साइकोलॉजिस्ट थे उनकी जो डेफिनेशन थी उसको स्टडी किया, उसको पढ़ा, और उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी की एक अपनी डेफिनेशन दी। तो जहां पे अल्पोर्ट का नाम आ रहा है वहां पे किसकी बात की जा रही है, पर्सनैलिटी की। तो अल्पोर्ट ने जो 49 साइकोलॉजिस्ट थे उनकी डेफिनेशन को पढ़ा, समझा, और उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी में जो इनर क्वालिटी है और आउटर क्वालिटी है दोनों को ही इन्होंने इसमें जोड़ा, ठीक है। दोनों को ही इन्होंने सम्मिलित किया पर्सनैलिटी में। कि सिर्फ बाहरी जो क्वालिटीज है उसको भी नहीं बल्कि जो इनर जो क्वालिटीज है, इन दोनों चीजों को मिलाकर पर्सनैलिटी बनती है। अल्पोर्ट ने ये इस तरह की डेफिनेशन दी। और आगे चलकर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अल्पोर्ट की जो ये डेफिनेशन है इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि पर्सनैलिटी में सिर्फ आउटर क्वालिटीज नहीं, इनर क्वालिटीज को भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेट में, सीटेट में या इस तरह का जो क्वेश्चन है जहां पे अल्पोर्ट की बात आती है तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो अल्पोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी इसको भी हम देख लेते हैं।
पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, ठीक है, जो पर्यावरण में उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। अल्पोर्ट ने डेफिनेशन दी जिसमें बात कर रहे हैं कि इसमें एक एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो इंसान है, चाहे उसकी जो इनर क्वालिटी है, चाहे जो आउटर क्वालिटीज है, ठीक है, वो दोनों उन चीजों को मिलाकर, जिसमें एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है, इनको मिलाकर एक पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें, स्टीफन पी रॉबिन ने, इन्होंने भी क्या कहा कि पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। कि व्यक्तित्व उन तरीकों का कुल योग है जिसमें एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें यही, इससे ही पता चलता है कि किसी की जो पर्सनैलिटी है किस तरह की है, रिएक्ट किस तरह से करता है, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट किस तरह से करता है, दूसरों से इंटरेक्ट किस तरह से करता है। तभी तो पता चलता है यार सामने वाली कैसी पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब हम नेचर की बात करें, प्रकृति की, व्यक्तित्व की जो प्रकृति है, तो इट इज अ डायनेमिक, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक वोल। कि व्यक्तित्व का एक अपने आप में देखें तो पूर्ण रूप से गत्यात्मक है, डायनेमिक है। जगह अगर हम बात करें प्लेस टू प्लेस, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में, तो ये डायनेमिक है, हमेशा फिक्स नहीं रहती है, डायनेमिक है, चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जगह के साथ, पर्सन के साथ, इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी मेजर्स बिहेवियर, कि व्यक्तित्व व्यवहार को मापता है। कि अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बिहेवियर की बात जरूर आती है, कि बिहेवियर के बेस पर भी हम जज करते हैं यार सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, तो इसका बिहेव कैसा है, अच्छा है या नहीं है, तो ये भी इसका एक नेचर है। पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर। बिल्कुल, कि हम आज हम जैसे हैं, आप जैसे हो, आपकी जो हेरिडिटी है, आपके पेरेंट्स से आपको क्या मिला है और आपने एनवायरमेंट में क्या सीखा है, तो किसी भी पर्सनैलिटी पे इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। एक इंसान साइंटिस्ट बनता है, टीचर बनता है, देश को सर्विस, देश की सेवा करता है, ठीक है, तो उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला होगा। और एक इंसान जो है पढ़ लिख कर और टेररिस्ट बन जाता है, देश को तबाह करता है, उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला होगा। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है किसी भी पर्सनैलिटी पे। मोटिव फोर्स, प्रेरक बल, की पर्सनैलिटी की बात करें तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिव फोर्स होता है, एक प्रेरक बल होता है, ठीक है। आप किसी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी को ले लो, ठीक है, चाहे एक अच्छी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव में बात करें, चाहे नेगेटिव वे में बात करें। हम स्वामी विवेकानंद को लें तो उनके पीछे अगर बात करें, जो एक प्रेरक बल था वो किसका था, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। वही अगर हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उनके पीछे उनके टीचर्स का जो एक प्रेरक बल था, मोटिव फोर्स था। तो यहाँ पे एक जो नेचर है कि मोटिव फोर्स, प्रेरक बल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस, आत्म जागरूक, आपको अपने बारे में कितना पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए, तो सेल्फ कॉन्शियस या आत्म जागरूक होना जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता, ठीक है, ये भी इसका एक फैक्टर है। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य मुख की हम अगर हम बात करते हैं तो एक पर्सनैलिटी में है कि कोई भी हम पर्सनैलिटी हम बात करते हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी पर्सनैलिटी आप देखेंगे तो गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्योन्मुख होती है, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तभी उसको जानते हैं, कोई पूछता है। तो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी में यहाँ पे मोटिव फोर्स भी आता है, सेल्फ कॉन्शियस भी आता है, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ अडेप्टेबिलिटी भी आती है, कि आपको जैसा एनवायरमेंट मिले आप उसके हिसाब से आप ढल जाओ, ठीक है, आप गोल ओरिएंटेड हो या नहीं हो, ये चीजें भी मायने रखती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि जो पर्सनैलिटी है उसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और उसका नेचर क्या है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।